हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग ने 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व कर लिया था। पूरे 6 क्वेश्चन थे उसके अंदर, और उसमें जो हम लोग ने देखा था वो क्या था, रोल्स थ्योरम था। और हमको क्या करना था, वैलिडिटी चेक करना था रोल्स थ्योरम की कि वैलिड है क्या नहीं है। तो उसमें हम लोग ने क्या चेक किया था कि सबसे पहला जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन गिवन इंटरवल, और वो गिवन इंटरवल क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। सेकंड हमने क्या देखा कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। तीसरा हमने देखा था कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस होती हैं तो हम बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या है, वैलिड है उसके अंदर, और सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रोल्स थ्योरम क्या है, वैलिड है। अब हमको उसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ये क्वेश्चन टोटल रोल्स थ्योरम पे ही है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लैग्रेंज थ्योरम के ऊपर है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है, गिवन एन इंटरवल AB दैट सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x equal to x raised to 4 plus x square minus 2, it is known that a equal to -1, then find the value of b। अब हमको दिया है फंक्शन, फंक्शन क्या दिया है इधर पे, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमको फंक्शन दिया f of x, कितना दिया f of x, x raised to 4 plus x square minus 2, and it is given that a equal to कितना है, -1 है, और इसका इंटरवल हमको दिया है a to b, ठीक है। और हमको b मालूम करना है कि b क्या होगा। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हमको ये मालूम है कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है, रोल्स थ्योरम में अगर ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को वैलिड है तो इसका मतलब इसकी तीन चीजें होंगी, फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और फंक्शन का a f of a इक्वल टू f of b होगा। तो हमारे लिए आज जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्या, हमको b निकालना है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि थर्ड कंडीशन उसको अप्लाई करें। तो हम लिखेंगे इधर पे कि सिंस फंक्शन होल्ड्स रोल्स थ्योरम, फंक्शन होल्ड्स रोल्स थ्योरम, देयरफॉर f of a किसके इक्वल होगा, f of b के इक्वल होगा, ठीक है। f of a की जगह दिया -1, तो बोलेंगे f of -1 किसके इक्वल होगा, f of b के इक्वल होगा। f of -1 क्या है, तो यहाँ पे -1 रख दो, तो आएगा -1 raised to 4 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इक्वल टू क्या आएगा, b raised to 4 प्लस b का स्क्वायर देन -2। ये हो गया। अब ये कितना हो गया, पावर इवन है तो माइनस का पावर इवन रहेगा तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, ये आ गया -2, ठीक है। b raised to 4 प्लस b स्क्वायर -2, ये क्या हो गया, +2 -2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिला, हमको मिला b raised to 4 प्लस b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक टाइप हो गया, जैसे b स्क्वायर है तो अगर मैं b स्क्वायर को x ले लेता हूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर x और -2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। देयरफॉर b raised to 4 क्या आएगा, प्लस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, b स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे जो b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2 और b स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर इधर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू -2 इधर से, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो -2 देगा, और यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये b स्क्वायर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो b इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ -2 होगा। और रूट ऑफ -2 क्या होता है, ये इरेशनल मतलब रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और हमारा a और b क्या है, इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन, कल बताया था लास्ट लेक्चर में, इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन। जितनी भी वैल्यूज होगी x की, a की, b की, सब रियल होगी। तो यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे सिंस इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। तो देयरफॉर b कैन नॉट बी इक्वल टू -2, ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो अब क्या होगा, अब ये होगा देयरफॉर b स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब b स्क्वायर 1 है तो b क्या होगा, +-1 होगा। दो कैटेगरी आ गई कि b +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो हमको a कितना दिया है, हमको a दिया है -1,
ए दिया कितना -1। आपको ग्राफ में मैंने समझाया था कि अगर ये फंक्शन है, यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर इस लाइन के हिसाब से यहाँ पर बी होगा, ठीक है, और इस इंटरवल के बीच में हमको कहीं सी मिलेगा, ठीक है। तो ये ए अलग होगा और बी अलग होगा, देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ए और बी अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है। अगर मैंने बी को -1 ले लिया तो ऑलरेडी ए मेरा क्या है, ए मेरा -1 है, अब मैं बोलूं बी भी मेरा -1 है, तो देयर विल बी नो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि b कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो बोलेंगे सिंस a इक्वल टू -1 देयरफॉर b कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो b -1 नहीं हो सकता। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास में, फाइनली हमारे पास में बचा कि b कितना है, 1 है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ये तो एक मेथड हुआ डायरेक्ट वाला मेथड, जिसमें हम लोग ने क्या देखना है कि यहाँ पर a इक्वल टू b होता है, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया उस हिसाब से। एक और मेथड होता है, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से मैं बताता हूँ ताकि और इजीली अपने को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन किस पैटर्न में दिया है, हमको फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू, यहाँ पर f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इतने को इसको सिर्फ इसको मैं एक फंक्शन मान देता हूँ g of x, लेट एक मेरा फंक्शन है g of x, वो क्या है x प्लस 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मेरा अब f of x क्या हो जाएगा, मेरा एक f of x हो जाएगा g of x प्लस -2, मैंने इसको मान लिया क्या g of x, तो मेरा फंक्शन क्या होगा f of x g of x -2, ये हो गया। अब हमको ये दिया है कि ये जो f of x है इट होल्ड्स रोल्स थ्योरम, अगर फंक्शन रोल्स थ्योरम में वैलिड है तो इसका मतलब f of a इज इक्वल टू f of b, यहाँ पे दिया होगा, है क्या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे, यहाँ पे f of 1 निकालेंगे, तो सिंस it holds Rolle's theorem, so therefore क्या होगा, f of -1 निकालेंगे। f of -1 क्या आएगा, g of -1 minus 2, g of -1 यानी यहाँ पर रख दो या यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा इधर पे -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 2 minus 2, that is 1 plus 1 minus 2, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये f of -1 0 आ रहा है, हमको रोल्स थ्योरम से क्या मतलब मिलता है, रोल्स थ्योरम से हमको ये मिलता है कि f of a किसके इक्वल होना चाहिए, f of b के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू ले लेना है जो इसको 0 कर दे, इसको क्या कर दे, 0 कर दे। तो अगर मैंने इसकी जगह 1 रखा तो 1 plus 1 2 आएगा, और 2 minus 2 क्या देगा मुझको, 0 देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लेट यहाँ ले लेते हैं कि b is equal to 1, so therefore g of x यानी that is g of 1, ये देगा हमको 1 plus 1 raised to 4 plus 1 का square, that is 1 plus 1 which is 2, ये 2 देगा, and therefore f of 1 ये हमको देगा g of 1 minus 2 which is 2 minus 2 is 0। तो यहाँ बोलेंगे therefore f of -1 किसके इक्वल हो गया, f of 1 के इक्वल हो गया। तो यानी ये क्या हो गया हमारा, ये a हो गया -1 और ये b हो गया हमारा 1। तो ऐसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बाय कंपेयरिंग द फंक्शन a की इक्वल b होना चाहिए। तो अगर a की वैल्यू 0 आ रही है तो हम x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जिसपे वो भी 0 आ जाए, हम बोले दोनों इक्वल है, तो हमारा पहला वाला क्या होगा, a हो जाएगा, तो दूसरा वाला हमारा b हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड भी है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके सामने जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है मेथड मैंने इसलिए बता दिया, 2 मेथड 3 मेथड, जो भी क्वेश्चन के जितने भी मेथड होते हैं मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ। ये वजह क्या होती है इसकी कि इसमें आप लोग का ना नॉलेज बढ़ता है, बच्चे लोगों का नॉलेज बढ़ता है कि हाँ चलो ये क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जितने
टेक्निक्स, जितनी ट्रिक्स एंड टेक्निक आप लोग याद रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, मैथ्स उतना ही अच्छा होता जाएगा और मैथ्स का जो इम्प्रूवमेंट है तुम्हारा बहुत ज़्यादा होता जाएगा। तो कोशिश करो कि जो भी टेक्निक और ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको याद रखते जाओ और उसको समझते जाओ। कोई डाउट्स है तो क्लियर करते जाओ, बेझिझक क्लियर करते जाओ, तो उसमें क्या होगा, अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और मैथ्स कैसा लगेगा आप लोगों को, हाँ हमारा लेवल बढ़ रहा है, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं करके। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था, चेक द वैलिडिटी। वैलिडिटी के लिए हमने देखा कि फंक्शन के अगर फंक्शन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलते थे कि फंक्शन क्या है, सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर इट इज वैलिड फंक्शन। ठीक है, रोल्स थ्योरम के लिए क्या है, वो वैलिड से, दैट फंक्शन होल्ड्स रोल्स थ्योरम, बस का था। लेकिन जब वैलिड वेरीफाई की बात कर रहा है तो हमको यहाँ पे c की वैल्यू निकालना पड़ेगा, c की वैल्यू निकाल के दिखाना पड़ेगा कि देखो ये वैल्यू है और जो a और b के बीच में आ रही है और इससे ये वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इसमें हमको दोनों काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखेंगे कि कंटीन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, f of a equal to f of b है कि नहीं, ये तीनों हो गया। अब चौथे पे आएंगे कि देयर एग्जिस्ट c such that f dash c equal to 0। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं इधर पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, f of x is equal to sin x plus cos x plus 7 where x is belongs to 0 to 2 pi। ठीक है, जैसा मैंने बताया इससे पहले कि ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मान सकते हैं क्योंकि साइन और कॉस है और 7 है, 7 कांस्टेंट है, या फिर हम लोग इसको 7 को अलजेब्रिक लिए, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी है। इन बोथ द केसेस हमको कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 to 2 pi में। वैसे ये डिफरेंशिएबल भी है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इधर पे, सिंस फंक्शन इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस किस पे, ऑन 0 to 2 pi क्लोज इंटरवल पे, एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 2 pi। कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब क्या होगा, देयरफॉर अब चेक करेंगे f of 0, तो f of 0 क्या आएगा, sin 0 प्लस cos 0 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, sin 0 0 हो गया, cos 0 1 प्लस 7 कितना हो गया 8। अब चेक करो 2 pi पे, तो sin 2 pi प्लस cos 2 pi प्लस 7, ये हो गया 0, ये कितना बचेगा 1 प्लस 7 कितना हो गया 8। सो देयरफॉर f of 0 इज इक्वल टू f of 2 pi इक्वल है, तो हम लेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम होल्ड्स। ठीक है, अब यहाँ रोल्स थ्योरम होल्ड हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे c एग्जिस्ट होना चाहिए और वो c किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 2 pi के बीच में होना चाहिए। सो देयरफॉर there exists at least one c belongs to AB such that f dash c is equal to 0। ये हो गया। अब f dash c equal to 0 तो हमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो यहाँ ले लो सिंस f of x क्या है हमारे पास में, sin x प्लस cos x प्लस 7, तो f dash x क्या होगा, डेरिवेटिव्स निकालते हैं हम लोग, साइन का डेरिवेटिव्स cos, cos का डेरिवेटिव्स माइनस साइन, 7 का डेरिवेटिव्स 0, ये हो गया cos x माइनस sin x। ठीक है, अब यहाँ क्या बोले, ये f डैश रखेंगे तो देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू 0, ये तो यहाँ पे c रख दो, क्या हो जाएगा cos c माइनस sin c इक्वल टू 0, तो देयरफॉर cos c किसके बराबर हो गया, sin c के बराबर हो गया। अब हमको इसको कंपेयर करना है। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर cos sin कब होता है, तो हमको जो इंटरवल दिया हुआ इंटरवल क्या 0 से 2 pi दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे हम लोग को मालूम है कि sin 30 किसके बराबर होता है,
cos 60 के बराबर होता है। cos 60 किसके बराबर होता है? sin 30 के बराबर होता है। तो वो चीज इस तरह से हम इसको कंपेयर करके निकालना है। तो सबसे पहले देखो तो cos c इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? sin c आ गया। अब ये जो कंडीशन है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो cos c और sin c कब होता है? तो अगर मैंने इधर पे c की जगह पे 45 रख दिया तो cos 45 कितना आएगा? 1/√2। sin 45 कितना आएगा? 1/√2। तो हमारी एक वैल्यू तो कितने आ जाएगी? 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे जो क्वाड्रेंट होता है इसमें आपको मालूम है कि ऑल सरदार जी टिकट चेक कर, अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सब रेशियो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और कॉस किसमें पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसके मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हर जो रेशियो है साइन कॉस टेन सेक कोसेक और सब 6 के 6 पूरे 0 से लेके 2 पाई में अपनी दो वैल्यू देते हैं, सेम वैल्यू। जैसे sin 30 अगर हमको 1/sin 30 1/2 दे रहा है तो ये वापस रिपीट होकर वापस से एक बार 1/2 1/2 देगा। तो वो कब देगा? पाई के इंटरवल पे देगा। वो पाई ऐड करते जाओ, उसके इंटरवल पे तुमको मिलेगा। यानी 30 पे अगर दिया है तो फिर पाई ऐड कर दो, तो कितने पे देगा वो? पाई प्लस 30 पे देगा, ठीक है। यानी आपका पाई बोले तो 180 और 30 बोले तो अपना 30 हो गया। तो पाई पे 180 प्लस 30 210 पे फिर रिपीट करेगा वो वैल्यू। तो यहाँ पर इसी तरह अगर हम उसको देखें तो हमारी एक वैल्यू क्या आएगी? c इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई/4 हो जाएगा यहाँ से। और फिर दूसरी वैल्यू किस पे रिपीट होगी? पाई पे रिपीट होगी। तो पाई पे रिपीट होगी यानी पाई प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/4 प्लस पाई विच इज 5π/4। तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी। पाई/4 पे भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी 1/√2 रहेगी और 5π/4 पे भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब क्या करना है इधर पे? अब हमको ये देखना है इधर पे कि ये जो दोनों वैल्यू है क्या इन दोनों के बीच में आ रही है? 0 और 2 पाई के बीच में आ रही है। तो 0 और 2 पाई, तो 0 यहाँ से स्क्वायर 2 पाई यहाँ पे, पाई कहाँ जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। और 5π/4 पाई/4 होता है 45 फायदा अगर हम लोग निकालते हैं तो 225, तो वो यहीं पे आ रहा है। यानी इसका मतलब ये दो रिपीट हो रहा है इधर पे। तो इसका मतलब हम लोग लेंगे यहाँ पर therefore c belongs to 0 and 2 पाई, ये दोनों में बिलोंग कर रहा है। therefore बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम क्या हो गया इधर पे? वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि रोल्स थ्योरम क्या है? वेरीफाइड है। यानी ये सही है कि एटलीस्ट 1 की बात किए थे हम लोग ने, यहाँ पे दो वैल्यू निकल रही है तो कोई बात नहीं, दो वैल्यू पे क्या रहेगा? टेंजेंट ड्रॉ आएगा और दो वैल्यू पे टेंजेंट क्या रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। तो बात समझ में आ गई इधर पे। और इसको जो हम लोग जो है ये पाई और पाई ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में पेपर 1 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है पूरी। इसी तरह से हमको सारी चीजें डिस्कस करनी, इसी की वैल्यू निकालना है पूरा। उसके प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं और फंडामेंटल और उसके अंदर जनरल वैल्यूज होती हैं। वही सारी चीजें हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या टेक्निक रहती है, तो हम लोग उस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उधर पे फुल, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये दो चीज याद रख लेंगे। अब देखते हैं इधर पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। इट इज f of x is equal to sin of x/2 for x belongs to 0 to 2 पाई, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिंस फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक therefore function is continuous, function is differentiable on 0 to 2 pi, on 0 to 2 pi, function continuous भी है differentiable भी है। therefore अब क्या हो जाएगा? एंड अब यहाँ पे चेक करो, सिंस f of 0 तो यहाँ जाएगा sin of 0/2, 0/2 मतलब sin of 0 which is 0, और f of 2 pi निकाल लो इधर से। सो 2 pi क्या आएगा? sin of 2π/2, तो 2 कैंसिल, क्या आएगा? sin of पाई, sin of पाई यानी 180 में भी क्या होता है? 0,
सो देयरफॉर f of 0 is equal to f of 2 pi, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर रोल्स थ्योरम वैलिड हो गया, इधर पे वैलिड हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि c एग्जिस्ट होता है क्या। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c belongs to 0 to 2 pi such that f dash c is equal to क्या होगा 0। अब इसकी मीनिंग हमने पढ़े, किधर पढ़े, लॉजिक में पढ़े है ना, क्वांटिफायर्स में पढ़े इसको, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, तो हम इसको वही पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c belongs to 0 to 2 pi such that f dash c is equal to क्या होता है, इधर पे 0 होता है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो सिंस f dash x sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos of x by 2, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, x by 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 by 2, तो फाइनली हो गया ये 1 by 2 cos of x by 2। अब हमको क्या चाहिए, ये c by 2 0 करना है, सो देयरफॉर f dash c इज इक्वल टू क्या है 0, तो 1 by 2 cos of c by 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 by 2 है, ये 2 उधर जाएगा तो 0 into 2 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, तो cos c by 2 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, c की वैल्यू को निकालना है। अब देखो c कहाँ पे 0 होता है, तो वही चीज जैसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पर अगर हम लोग क्वाड्रेंट पे देखेंगे तो c 0 कहाँ पे, मतलब cos 0 कहाँ पर होगा, cos 0 या तो 90 पे होगा, cos 90 0, या तो 3 पाई बाय 2 पे होगा, या तो 90 पे होगा या तो 3 पाई बाय 2 पे होगा, दो वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्या लिख देंगे, देयरफॉर c by 2 जो है ये कब होगा, या तो ये 90 होगा तब, और c by 2 क्या होगा, या तो ये 3 पाई बाय 2 होगा, क्योंकि cos y एक्सिस पे 0 होता है, तो या तो 90 पे 0 होगा या तो 3 पाई बाय 2 पे 0 होगा। अब c कितना होगा, या तो पाई होगा, या तो c कितना होगा, या तो 3 पाई होगा, ठीक है। अब c की वैल्यू देखो हमारे को क्या दी है, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये तो बैठ रही है कि बीच में है, लेकिन ये 3 पाई क्या हो रहा है, ये बियॉन्ड जा रहा है, यानी ये दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इवन हमको 2 पाई भी नहीं चलेगा, 3 पाई देना हमको 2 पाई भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पाई को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में चाहिए c, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, तो क्या आएगा इसके लिए, देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई, ये हमारी वैल्यू है। इस तरह से हम लोग चेक करके इसको ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, f of x is equal to x square minus 5x plus 9 for x belongs to 1 and 4, ठीक है। तो यह क्या है, since function is polynomial, therefore function is no doubt continuous on 1 to 4, polynomial कैसा है, नॉन फ्रैक्शनल है, तो सोचने की बात नहीं, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन किस पे 1 and 4, ये क्लोज ये ओपन, ठीक है। एंड सिंस अब चेक करो f of 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 9, 1 माइनस 5 प्लस 9, ये 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, तो f of 4 चेक करो अभी, 1 नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 जा 20 प्लस 9, 16 प्लस 20 ये हो जाता है 25 माइनस 20 इज 5, दोनों इक्वल आ गया। तो सिंस f of 1 इज इक्वल टू f of 4, देयरफॉर रोल्स थ्योरम होल्ड्स, ठीक है। रोल्स थ्योरम हो गया अभी। अब हमको क्या करना है, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c belongs to 1 4 such that f dash c is equal to क्या है 0, ये आ गया। अब ये आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो सिंस f dash x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स 2x माइनस 5
9 कांस्टेंट उसका डेट इज 0। सो सिंस f डैश c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा, रख दो, तो 2c माइनस 5 इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब देखो 5/2 यानी पॉइंट में अगर मैं आंसर निकालूं तो ये आएगा 2.5, ठीक है। अब ये 2.5 क्या 1 और 4 के बीच में है, बिल्कुल है, तो लिखेंगे 2.5 1 और 4 के बीच में, देयरफॉर इट वेरीफाइड, इसको लिख सकते बिलोंग्स टू 1 and 4, इट वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि वेरीफाई करना रहेगा तो किस तरह से वेरीफाई करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Now the question number 4, see on the screen. If Rolle's theorem holds for the function f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus 5, where x belongs to 1 and 3, and with c is equal to 2 plus 1 upon root 3, find the values of p and q, ठीक है। तो यहाँ आपको फंक्शन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में f of x is given as x cube plus px square plus qx plus 5, where x belongs to 1 and 3 के बीच में है, और c हमको दिया हुआ है इधर पे, c कितना है 2 plus 1 upon root 3 है, and is asking calculate the values of p and q, p और q की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे ये जो p और q है इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले तो ये दे रहा है कि ये रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट satisfied या इट satisfies रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला काम तो हमारा जाएगा कि f of 1 इक्वल टू क्या है, f of 3 के इक्वल है, ठीक है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये दोनों को जो चीजें हैं ये हमारे काम की नहीं है। कंटीन्यूअस है तो ठीक है, वो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल ठीक है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये हमारे इधर पे कोई वैल्यू नहीं देगी हमको। वैल्यू क्या देगी, वैल्यू हमको ये देगी कि f of a इक्वल टू f of b, तो उससे एक वैल्यू निकलेगी, एक इक्वेशन निकलेगी, और दूसरी वैल्यू देगी कि c वाली, कि f डैश c क्या होता है, 0 होता है, तो उसको यूज करेंगे। तो पहली चीज 1 रख दे देते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 3 का क्यूब प्लस p इंटू 3 का स्क्वायर प्लस q इंटू 3 प्लस 5। अब ये प्लस 5 है और दोनों साइड में है, तो प्लस 5 तो हमने ऐसे ही गोल कर दिए सीधा सीधा, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में, 1 का क्यूब 1 p स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस q, या 3 का स्क्वायर कितना होगा 27 प्लस 9p प्लस 3q, याद है। अब ये p और q को उधर लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8p, ये कम हो गया, ये उधर गया तो कितना हो गया 2q, ठीक है। और ये 27 अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो ये कितना आएगा -27, तो जाएगा -26। अब 2 कॉमन दिख रहा है हमको, 2 कॉमन हटा दो, कितना आएगा 4p प्लस q इक्वल टू -13, और ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमको जो दूसरी कंडीशन मालूम करना है वो किससे मिलेगी, ये c से मिलेगी। तो हमको क्या लिखना है, सिंस f डैश c इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो पहले हम लोग f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x क्या है, तो आएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव, फिर x स्क्वायर का प्लस 2xp, फिर क्या प्लस q, फिर 5 का डेरिवेटिव 0। अब हमको दिया f डैश c 0 है, तो f डैश c अगर 0 है तो 3c स्क्वायर प्लस 2cp प्लस q, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब c की वैल्यू हमको दिया है तो रख देते हैं, तो 3c की वैल्यू हमको दिया है 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3p प्लस q इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको p और q में एक रिलेशन मिलेगा, तो एक इक्वेशन हमको इधर से निकली, दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ से निकलेगी, फिर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे दोनों को, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, है ना।
तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 4/√3 प्लस b स्क्वायर यानी 1/3, 1/√3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये 2/√3 हुआ, उसका डबल करो 4/√3। अब इधर कितना आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 2 जा 4, ये p इधर से आएगा, फिर इधर आएगा 2/√3 और p इसके साथ, और q अलग ही रहेगा अपना। अब इसको और सिंपलीफाई कर लो, तो 3 ऐसे रहने दो, ये 4 और ये 1/√3 है, 1/3 है, ये दोनों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको साथ में ले लो, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 ये हो गया 13/3, और ये 4/√3 एज इट इज रहने दो, ठीक है, 4p प्लस 2p/√3 प्लस 2, ये फिलहाल ऐसे रखें, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब क्या करो, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 13 आ गया, 3 कैंसिल हो गया, प्लस इधर कितना देगा 4 3 जा कितना देगा 12/√3 प्लस 4p प्लस 2p/√3 प्लस q इक्वल टू 0। अब देखो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये √3 को हटा देते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 13√3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4√3p, ये हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा q√3 इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आ रही है इसमें आ रही है 4√3 प्लस 2, यहाँ से p कॉमन, प्लस इधर आ रहा है क्या √3q इक्वल टू कितना आ रहा है -12 माइनस 13√3। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन आ रही है थोड़ी सी बड़ी है ना। अब आपको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि ये इक्वेशन 1 है और वो इक्वेशन 2 है। हमको यहाँ दिख रहा है q का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और q का कोफिशिएंट कितना है √3 है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई करके इसको कोफिशिएंट को फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको p की वैल्यू आ जाएगी, जैसे p आ गया तो अब q भी निकाल लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, multiplying √3 to equation 1, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, then subtracting from 2, then subtracting from equation 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इधर पे, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर, तो मैं लिख रहा हूँ 4√3 प्लस 2p, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस √3q इक्वल टू 12 माइनस 13√3, ये एज इट इज। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 4√3p प्लस ये हो गया √3q इक्वल टू कितना आ गया -13√3। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी साइन चेंज होगी, तो इसकी साइन क्या होगी माइनस, इसकी साइन होगी माइनस, इसकी साइन होगी प्लस। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ऊपर जो है 4√3p है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2p बचेगा, ठीक है, ये पूरा जाएगा, यहाँ पे माइनस ये कैंसिल, क्या बचेगा 12, तो p कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया, p कितना आ गया 6, एकदम सिंपल वैल्यू आ गई, देख के बहुत डर लग रहा था लेकिन इजी हो गया। अब वो 6 इसमें रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 हमारे लिए आसान है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू पी की जगह कितना है 6 प्लस क्यू इक्वल टू -13, तो 24 प्लस क्यू इक्वल टू -13, तो यहाँ पे कितना आ गया q इक्वल टू -13 माइनस 24, तो q कितना आ गया माइनस कितना आएगा 37, 47 माइनस 37, तो हमारे पास p कितना आ गया, p आ गया 6 और q आ गया -37। हमको क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आ गया हमारे पास ये सॉरी p और q पूछा था, तो p और q आ गया हमारे पास में, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल्स होते हैं, तो कैलकुलेशन रहेगा तो कभी कभी डरना नहीं है उसमें, सिंपल हमारा जो बेसिक है उसके साथ में सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now question number 5. Rolle's theorem holds for the function f of x equal to x minus 2 log x, x belongs to 1 and 2. Show that the equation x log x equal to 2 minus x satisfied by at least one value of x in 1 2. ठीक है, तो हमको क्या दिया है कि f of x equal to यहाँ दिया है x minus 2 and log x where x belongs to 1 and 2. ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ये करना है कि x log x क्या बराबर है 2 minus x के बराबर है for all x belongs to 1 and 2. ठीक है, ये इक्वेशन को प्रूफ करना है और ये हमको दिया हुआ है और ये दिया है कि ये जो कंडीशन ये जो है इट होल्ड्स द होल थ्योरम, सॉरी रोल्स थ्योरम. ठीक है, तो क्या आ जाएगा सिंस फंक्शन होल्ड्स रोल्स थ्योरम, सब मिक्स हो रहा है ना, होल्ड्स रोल्स. ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि फंक्शन जब भी हमको दिया है कि ये रोल थ्योरम को होल्ड्स करना है, इसका मतलब कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये क्वांटिटी हमारे लिए काम की नहीं है. हमारे लिए काम की क्या चीज है, हमारे लिए काम की ये चीज है कि इसमें अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो कुछ अननोन कैलकुलेट करो, तो हमारे दो चीज काम की है. एक तो ये कि f of a इक्वल टू f of b होता है और दूसरा f dash c इक्वल टू 0 होता है. अब हमारे लिए यहाँ पे कोई अननोन नहीं है, हमको एक इक्वेशन में शो करना है, तो इसका मतलब हमारे लिए जो a इक्वल टू b वाला है ना, f of a इक्वल टू f of b, वो कंडीशन भी इधर काम की नहीं है. अब हमारे लिए लास्ट वाली कंडीशन बची क्या, f dash x इज इक्वल टू 0 या f dash c इज इक्वल टू 0. तो हम लिखेंगे सिंस f of x holds Rolle's theorem therefore there exists c belongs to 1 and 2 such that f dash c is equal to 0. ये हो गया. अब हम इसके पीछे पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो सिंस f dash x क्या होगा हमारे पास, f dash x देखो ये u into v लगेगा तो ये आएगा x minus 2 log x का डेरिवेटिव्स 1 upon x, फिर क्या आएगा प्लस log x, x minus 2 का डेरिवेटिव x का 1 2 का 0. ये आ गया हमारे पास में. इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, x और x कटेगा तो या लेट इट बी. ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा कि f dash c अगर मैं रखता हूँ तो c आएगा c minus 2 upon c plus log c और ये किसके बराबर होगा, 0 को होगा क्योंकि f dash c क्या इधर पे 0 है. अब इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे c minus 2 upon c is equal to minus log c. अब ये माइनस साइन अगर मैंने यहाँ ले लिया तो ये c minus 2 क्या होगा 2 minus c हो जाएगा. ठीक है, और ये c इधर ले लो और ये होगा c log c. तो मैंने ये माइनस साइन इधर दिया तो ये c minus 2 क्या होगा 2 minus c हो गया. अब ये जो मैंने किया ये c की वैल्यू आई बट c belongs to 1 and 2. ठीक है, और c क्या है, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है इधर पे जिसको हमको वैल्यू नहीं मालूम कि 1 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू रहेगी. तो इन जनरल अगर मैंने उसको लिखा कि ये x है जो 1 और 2 के बीच में है तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, therefore in general 2 minus x is equal to क्या आएगा x log x हो जाएगा where x belongs to 1 and 2 है ना. तो c भी वही काम कर रहा था, c एक अननोन है जो 1 और 2 के बीच में और हमको वैल्यू नहीं मालूम. ठीक, तो हमने उस c को हटा के क्या कर दिए, इन जनरल उसको क्या लिख दिए x लिख दिए. तो x आ गया तो 2 minus x equal to x log x where x belongs to 1 and 2. तो ये इक्वेशन प्रूफ हो गई हमारी. समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट. Now question number 6. The function f of x equal to x, then x plus 3, then e raised to x minus 2 satisfies all the conditions of the Rolle's theorems on minus 3 0. Find the value of c such that f dash c is equal to 0. तो अब यहाँ फंक्शन क्या दिया हमको क्वेश्चन नंबर 6 में, it's f of x equal to x, then x plus 3, then e raised to x minus 2 for all x belongs to minus 3 to 0. ठीक है, हमको क्या मालूम करना है, c मालूम करना है. तो यह लिखेंगे सिंस फंक्शन होल्ड्स रोल्स थ्योरम, क्योंकि हमको c मालूम करना है तो तीनों कंडीशन ऊपर की कोई जरूरत नहीं हमको. सच देयरफॉर देयर एक्सिस्ट c belongs to
-3 to 0 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इसका f डैश x निकालो, तो देखो पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, f ऑफ x है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा इनटू e रेज़ टू x माइनस 2। अब ये हमारा u इनटू v बन गया, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो f डैश x क्या होगा अभी, ये u तो एज इट इज रखो x स्क्वायर प्लस 3x, v का डेरिवेटिव e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, ठीक है। अब e रेज़ टू x का चेन रूल में ऊपर क्या आएगा -x/2 का डेरिवेटिव, तो -1/2, ये आ गया u डेरिवेटिव ऑफ v। अब क्या लेंगे प्लस v, ये ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ u x का 2x प्लस 3, तो ये आ गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इन दोनों में e रेज़ टू x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो e रेज़ टू -x/2 कॉमन आ गया, तो ये 2x प्लस 3 पॉजिटिव वाला पहले लिखा, ये माइनस है इसको बाद में लिखा, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये माइनस है तो माइनस आ गया। ये हमारा है f डैश x। अब हम बोल रहे हैं क्या कि देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू -3 0 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, तो यहां रखिए देयरफॉर f डैश c निकालो, f डैश c क्या आएगा e रेज़ टू -c/2 देन 2c प्लस 3 देन c स्क्वायर प्लस 3c/2 इज इक्वल टू 0, ये 0 है। अब ये जो फैक्टर है ना, ये वाला हमारा फैक्टर, ये कभी 0 होगा क्या, ये जनरली 0 नहीं होता, 0 होता ही नहीं हो, तो क्या करेंगे हम उसको हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिंस e रेज़ टू c/2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल है वो, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा 2c प्लस 3 माइनस c स्क्वायर बाय 2 माइनस 3c/2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, ये 0 है। अब 2 को हटा दो, 2 को हटा दो तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4c 2 3 जा 6, ये 2 कटा, ये 2 कट गया इक्वल टू 0, हमने 2 को हटा दिया। अब यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस c स्क्वायर, 4 में से 3 गया प्लस c प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या आ गया। अब इस माइनस को भी हटा दो, तो c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 6 का फैक्टर -1 देता है क्या, 3 2 जा, तो वो ले लो, तो c स्क्वायर माइनस 3c माइनस नहीं प्लस 2c माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 3 2 जा -6 देगा और -3 में से 2 जाएगा -1, c कॉमन निकालो, c -3 प्लस 2 कॉमन निकालो, c -3, तो c -3 देन c प्लस 2 इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू 3 देगा या c इक्वल टू -2 देगा। अब हमको चेक करना है कंडीशन कि यहाँ x की वैल्यू क्या दे रहा था -3 0 दे रहा था, तो c किसके बीच में होना चाहिए -3 से 0 के बीच में होना चाहिए, तो ये 3 तो है लेकिन -3 0 के बीच में नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस c इक्वल टू 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -3 and 0, देयरफॉर c की कौन सी वैल्यू रहेगी -2 रहेगी, तो हमारी c की वैल्यू कौन सी रहेगी इधर पे -2। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस थे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 में, ये सब किस पे थे, रोल्स थ्योरम पे थे। अब रोल्स थ्योरम पे सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन नंबर 7, और नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।